नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने एक और नई सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। आज की ये घटना संजय कुमार नाम के आदमी की है जो कि बिहार का रहने वाला था और अपने ही झूठे प्यार को छुपाने के लिए एक साथ 9 लोगों की हत्याएं कर देता है। पूरी तरह से इस घटना को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं इस घटना के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये घटना मार्च 2020 की है जब पूरे देश में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा था। इस कारण 24 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। लॉकडाउन के कारण बहुत सारे मजदूर अपने घर के दूर फंस गए थे और अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे पर जा नहीं पा रहे थे। लॉकडाउन लगने के कारण जो मजदूर जहां काम कर रहे थे वहीं फंस कर रह गए थे। कुछ लोग मजबूरी में पैदल ही अपने घर की तरफ लौटने लगे थे। ये कहानी तेलंगाना के वारंगल जिले से है जहां के एक गांव गोड़ीगुंडा में एक बोरी बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसका नाम साइन दत्ता ट्रेडर्स था। इस फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर लोग बिहार और बंगाल से थे, मगर लॉकडाउन की वजह से वो इसी फैक्ट्री में रह जाते हैं और इस फैक्ट्री का काम बंद हो गया था। पर यहाँ काम करने वाले मजदूर इसी फैक्ट्री के अंदर कैद होकर रह गए थे क्योंकि सब कुछ बंद था और वो चाह कर भी अपने घर नहीं जा सकते थे। फैक्ट्री बंद थी मगर पहले का स्टॉक अभी भी फैक्ट्री के अंदर था जिसे अभी भी डिमांड आने पर कस्टमर तक सप्लाई किया जा रहा था। ऐसे ही एक दिन फैक्ट्री के मालिक जे भास्कर को कुछ बोरी का ऑर्डर मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फैक्ट्री में अभी काम बंद था पर पुराने स्टॉक अभी भी मौजूद थे। तो ऑर्डर मिलने पर वह अपने ड्राइवर को कहते हैं कि फैक्ट्री से बोरी लेकर कस्टमर तक पहुंचा दो। भास्कर ने ड्राइवर को ये भी बताया कि फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ मजदूर अभी फैक्ट्री के अंदर होंगे, वे तुम्हें बोरी दे देंगे और तुम्हारा उसमें मदद भी करेंगे। ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर ऑटो लेकर फैक्ट्री आ जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। थोड़ी देर बाद वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाकर लोगों को आवाज देकर बुलाने की कोशिश करता है मगर फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आता। उसके आवाज का कोई अंदर से जवाब नहीं देता। अंदर से किसी को ना देखकर थोड़ा सा उसे अजीब लगता है और ड्राइवर भागते हुए अपने फैक्ट्री के मालिक भास्कर तक जाता है और उन्हें जानकारी देता है कि फैक्ट्री के अंदर एक भी मजदूर नहीं है, जबकि भास्कर के अनुसार वहां पे कम से कम 10 मजदूर तो होने ही चाहिए थे। भास्कर इस बात की जानकारी अपने एक पार्टनर संतोष को देता है। फिर दोनों मिलकर बिना वक्त गवाए कुछ लोगों को लेकर फैक्ट्री की तरफ भाग कर आते हैं और मजदूरों की तलाशी शुरू कर देते हैं। मजदूर कहाँ गए ये उन्हें डर सता रहा था और वो सारे मिलकर मजदूर को ढूंढने लगते हैं। कई घंटे निकल जाते हैं। सारे लोग आसपास के एरिया में पूछने लगते हैं कि किसी ने किसी मजदूर को देखा है, मगर मजदूर का कुछ अता पता नहीं चलता। फिर सभी मजदूरों की खोज में लगे रहते हैं। लगभग खोजते खोजते दोपहर का समय हो जाता है। तभी कुछ लोग जो मजदूरों की तलाश कर रहे थे तलाश करके थक जाते हैं और फैक्ट्री के कुछ दूर पर एक कुआं था वहां जाकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मजदूर आखिर कहाँ गए होंगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति जब कुएं के अंदर झांकता है तो उसके चीख निकल जाती है। आवाज सुनकर बाकी लोग भी कुएं की तरफ भाग कर आते हैं। जब लोग कुएं में देखते हैं तो सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कुएं के अंदर कुछ बोरी उन्हें तैरती हुई दिखाई देती है। बोरी नजर आते ही वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। मौके पर पुलिस की टीम आती है और चारों बोरियों को वहां से निकालती है। बोरी में जैसे उनके मन में आशंका थी, मजदूरों की लाश निकलती है। फैक्ट्री के मालिक पहचान करते हैं कि चारों फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और मजदूरों की परिवार वाले होते हैं। काम करने वालों की पहचान मकसूद आलम की पत्नी निशा, उसकी बेटी बुशरा खातून और 3 साल का बेटा बबलू के रूप में होती है। अब उन्होंने बाकियों की चिंता होने लगती है
क्योंकि 5 लोग अभी भी नहीं मिले थे और उनकी तलाश बहुत जोर शोर से शुरू हो जाती है। फिर पुलिस को शक होता है और अंत में फिर पुलिस अपने लोगों को कुएं की गहराई में झांक कर देखने को बोलता है। फिर पुलिस वाले कुएं की गहराई में उतरकर जांच करने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब पुलिस की एक टीम कुएं की गहराई तक जाती है तो जो सामने आता है सभी की होश उड़ा देता है, क्योंकि कुएं की गहराई में से एक के बाद एक 5 लाश निकलते हैं। मतलब इस कुएं से अब तक 9 लाश निकल चुके थे और जो लाश निकले थे उसकी पहचान अभी तक 22 साल के शहबाज आलम, 18 साल के सोहेल, 30 साल की शकील और 22 साल की श्याम और श्रीराम के तौर पे होती है। एक साथ 9 लोगों की मौत की खबर से पूरा शहर में हंगामा फैल जाता है। पुलिस प्रशासन भी हरकत में आकर तेजी से जांच करना शुरू कर देती है और यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम किसने दिया होगा, एक साथ 9 लोगों को किसने मारा होगा, एक छोटे से मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। किसी की क्या दुश्मनी रही होगी इस मासूम बच्चे से। अब पुलिस हत्या का मोटिव का पता लगाने की कोशिश के लिए सभी शवों को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद जो चीज सामने आती है उसमें यह सामने आता है कि मरने वाले लोगों के साथ कोई मारपीट नहीं की गई, इनके साथ कोई जबरदस्ती भी नहीं हुई है। फिर आगे की जांच के लिए कुछ सैंपल बड़ी लैब में भी भेज दिया जाता है। पुलिस एक साथ 9 लोगों की मौत का कारण जानने में लग जाती है। काफी कोशिशों के बाद भी पुलिस को हत्याकांड में कोई भी सुराग, कोई भी कामयाबी हासिल नहीं होती है। लंबी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को बस यही पता लग पाता है कि 20 मई 2020 की रात फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के सबसे छोटे बेटे शाहबाज का जन्मदिन मनाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सभी की मौत 20 मई को रात 9:30 बजे से लेकर 21 मई की सुबह 5 बजे के बीच में हुई होगी। अब पुलिस सोचने लगती है कि हो ना हो सभी लोगों की मौत बर्थडे पार्टी में ही हुई होगी और पुलिस अपनी जांच और तेजी से शुरू करती है और इसी शक के आधार पर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लेती है, मगर यहाँ भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। अभी पुलिस जांच में लगी हुई थी, तभी वारंगल पुलिस के पास एक अनजान शख्स 2 मोबाइल फोन लेकर आता है। जो व्यक्ति बताता है कि उसे यह दोनों मोबाइल फोन पास के ही एक सोनालिका ट्रैक्टर के गोदाम से मिले हैं। पुलिस के लिए इस मामले में मोबाइल का मिलना एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। पुलिस को पता चलता है कि यह मोबाइल किसी और की नहीं बल्कि मर चुकी मकसूद की पत्नी निशा और दूसरा मोबाइल उन 9 लोगों में शामिल एक मजदूर श्रीराम का है। अब पुलिस वाले पास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू करते हैं। फिर पुलिस को दिखता है कि 20 की शाम को लगभग 6 बजे ट्रैक्टर गोदाम की तरफ एक व्यक्ति साइकिल से आ रहा है। फिर वही व्यक्ति 21 मई को सुबह 6 बजे के आसपास फिर से उसी घटनास्थल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस वाले अभी साइकिल वाले व्यक्ति की तलाश में लग जाते हैं और कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें सक्सेस मिलता है और फिर 25 मई 2020 को सीसीटीवी में दिखे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट हुए उस व्यक्ति का नाम संजय कुमार यादव होता है, जो बिहार का रहने वाला होता है और पिछले 6 सालों से तेलंगाना में रहते हुए मजदूरी कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद संजय से पूछताछ शुरू होती है। शुरू में संजय सबको पहचानने से इनकार करता है और संजय सभी तरीके से उन 9 लोगों की मौत में अपना हाथ न होने के बारे में बताता है। बाद में फिर वह खुद को मरने वाले लोगों का दोस्त बताता है, मगर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो संजय यादव अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है कि सभी हत्याएं उसी ने की है। हर किसी के मन में एक ही सवाल होता है, अब आखिर इतनी बेरहमी से 9 लोगों की हत्या के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अब संजय जब हत्याओं के पीछे का कारण बताता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान रह जाती है। संजय बताता है कि साल 2014 के आसपास संजय काम की खोज में तेलंगाना आता है और वहीं उसकी मुलाकात मकसूद से होती है, जो इस बोरी फैक्ट्री में काम करता था। संजय मकसूद से काम दिलवाने की बात करता है। संजय के रिक्वेस्ट करने पे मकसूद उसे इस फैक्ट्री में काम भी दिलवा देता है, जिससे वो उसके परिवार के पास आ जाता है, उसके परिवार का एक हिस्सा बन जाता है। संजय के मुताबिक कुछ समय तक वह यहाँ बहुत अच्छे से काम करता है तथा मकसूद के परिवार का हिस्सा बनके मकसूद के परिवार वालों के साथ रहने लगता है।
मकसूद के परिवार में मकसूद के अलावा उसकी पत्नी निशा का एक रिश्तेदार रफीका भी थी और रफीका के 3 बच्चे थे। रफीका का तलाक हो चुका था और वह भी अपने बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री में रहती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए खाना बनाया करती थी। यहाँ काम करते हुए संजय का मुलाकात रफीका के साथ होता है। फिर संजय और रफीका एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ जाते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। लेकिन दुख की बात यह थी कि सच्चाई कुछ और ही था। रफीका यह समझती थी कि संजय उससे प्यार करता है, लेकिन संजय उससे प्यार नहीं करता था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक साथ रहने का फैसला करने लगते हैं। कुछ समय तक रफीका और संजय खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद ही इन दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। रफीका को शक होने लगता है कि अब संजय की नज़र उसकी 16 साल की बेटी पर है और संजय उसकी 16 साल की बेटी को बुरी नज़रों से देखता है। इस बारे में जब रफीका संजय से बात करती है तो संजय कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है। संजय के ऐसा कहने पे रफीका को लगता है कि उसने शायद गलत सोच लिया था, मगर कुछ ही समय बाद वह देखती है कि संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और इस कारण अब रफीका संजय पे शादी करने के लिए दबाव बनाने लगती है। पहले तो संजय अलग अलग बहाने बनाकर शादी को टालता रहता है। फिर जब रफीका जिद करने लगती है तो संजय शादी के लिए मान जाता है। शादी से पहले रफीका संजय से कहती है कि शादी करने से पहले तुम्हें मेरे माँ पापा से मिलना होगा। संजय इसके लिए मान जाता है। फिर रफीका बताती है कि उसके माता पिता बंगाल में रहते हैं और उसे रफीका के माता पिता से मिलने के लिए बंगाल चलना होगा। संजय तैयार हो जाता है। सब कुछ फिक्स होने के बाद 6 मार्च को संजय और रफीका पश्चिम बंगाल वाली ट्रेन गरीब रथ में सवार हो जाते हैं। संजय बताता है कि रियलिटी में वह रफीका को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उसकी बेटी निशा को पसंद करता था। मगर निशा को पाने के लिए रफीका का बस वो इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि अब रफीका शादी के लिए जिद करने लगी थी। इसलिए संजय रफीका को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है और इसी प्लान के अकॉर्डिंग संजय पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार हो जाता है। मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही संजय और रफीका ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन कुछ दूर चलती है। संजय रफीका को पानी का बोतल देता है और पानी पीने के लिए बोलता है और रफीका बिल्कुल इस बात से अनजान थी कि उस पानी के बोतल में संजय ने बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी। रफीका बिना शक किए आराम से पानी पी लेती है, मगर पानी पीते ही वो बेहोश हो जाती है। रफीका के बेहोश होते ही रात के अंधेरे में संजय पहले तो दुपट्टे से रफीका का गला घोट देता है। फिर जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले के पास पहुंचती है तो वह यहाँ पे संजय रफीका को ट्रेन से धक्का दे देता है और अगले ही दिन रेलवे पुलिस को रफीका की डेड बॉडी मिलती है। फिर पुलिस अपने कब्जे में बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम करवाती है। रफीका की पहचान करवाने की भी कोशिश की जाती है, मगर रफीका की पहचान नहीं हो पाती। इधर दूसरी तरफ संजय रफीका को ट्रेन से धक्का देने के बाद ट्रेन से उतर जाता है और वापस वारंगल वाली ट्रेन पकड़ लेता है। संजय जब अकेले वापस फैक्ट्री आता है तो रफीका के 3 बच्चे उनसे अपनी माँ के बारे में सवाल करने लगते हैं। इस पे संजय कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे नाना नानी के घर यानी पश्चिम बंगाल में ही रुक गई है। उसका मन था कुछ दिन अपने माँ पापा के पास रुकने का। इस पर मकसूद की पत्नी निशा रफीका को फोन करने की कोशिश करती है, मगर रफीका का फोन नहीं लगता। इस पर निशा को संजय पे शक होने लगता है। वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। अब मकसूद और निशा मिलकर संजय से रफीका के बारे में पूछने लगते हैं। रफीका के बारे में पूछताछ करने पे संजय कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप वहां से गायब हो जाता है। मगर लॉकडाउन की वजह से कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहने के बाद फिर वो वापस फैक्ट्री आ जाता है। घूम फिर कर फैक्ट्री आ जाता है। 15 मई को वो फिर से वारंगल आ जाता है। यहाँ आने पर मकसूद और निशा एक बार फिर से संजय से रफीका के बारे में पूछते हैं और कहते हैं, अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो हम पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देंगे। क्योंकि संजय पहले ही रफीका को ट्रेन से फेंक चुका था, इसलिए उसे डर सताने लगता है और वह मकसूद और निशा पुलिस तक गए तो वो पकड़ा जाएगा। इसलिए अब संजय मकसूद और निशा को भी अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगता है। अभी इन लोगों को खत्म करने के रास्ते वो ढूंढ ही रहा होता है कि संजय को पता चलता है कि 20 मई को मकसूद फैक्ट्री के अंदर ही अपने छोटे बेटे बबलू का जन्मदिन मनाने वाला है। इसी के बाद संजय अपने मोबाइल में नींद की गोलियों के बारे में सर्च करना शुरू करता है और सर्च करने के बाद वह बाजार जाता है
और खूब सारी नींद की गोलियां खरीद के लाता है। फिर सभी लोग जब जन्मदिन के जश्न मनाने में बिजी रहते हैं, तभी संजय चुपके से किचन में जाकर खाने में एक साथ बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देता है। लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता और सभी लोग बड़े खुश होकर आराम से खाने का मजा लेकर खाना खाते हैं और खाना खाते ही सभी बेहोश हो जाते हैं। जब सभी लोग लगभग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं, तब संजय एक एक करके सबको बोरियों में भरना शुरू करता है। फिर एक एक करके उन सभी को खींचकर पास ही मौजूद एक पुराने कुएं में लाकर कुएं में फेंक देता है। पुलिस की पूछताछ पर संजय ये भी बताता है कि खाना खाने के बाद उसमें से कोई भी मरा नहीं था, बल्कि सभी की सांसें चल रही थी। फिर भी उसने सभी को बोरी में डालकर कुएं में फेंक दिया। मारने वाले में मकसूद के परिवार के 6 सदस्य के अलावा बिहार का ही रहने वाला श्री राम, श्याम तथा त्रिपुरा का शकील भी था, जो मकसूद के साथ ही फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस जब आगे और जांच पड़ताल करती है तो कई हैरान करने वाले खुलासे उसको मिलते हैं। जैसे कि रफीका का शक बिल्कुल सच था। संजय उसकी बेटी पे बुरी नजर डालता था। यहाँ तक कि जब संजय की मोबाइल की जांच होती है तो सबसे बड़ा खुलासा होता है कि वास्तव में रफीका की 16 साल की बेटी का संजय ने रेप किया था और अपने ही मोबाइल से रेप के पूरे कांड को रिकॉर्ड भी किया था। इन सभी के बाद संजय को पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इन सभी खुलासे के बाद संजय पर पोक्सो एक्ट के तहत भी मुकाबला दर्ज किया जाता है और इसके बाद उस पर 10 लोगों की हत्या का भी मुकदमा चलता है। फाइनली 2023 में निचली अदालत में संजय को धारा 302, 380 और 354C के तहत दोषी करार दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। निचली अदालत भले ही संजय को फांसी की सजा दे देती है, बट संजय अभी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फिलहाल संजय अभी जेल में कैद है। तो दोस्तों, आज की घटना यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर से दबा दें। धन्यवाद।